हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राहुल क्लासेस बांका में। पिछली वीडियो में यूनानी रोमन लेखक के बारे में बात की थी। इतिहास के जो दूसरे पार्ट को हमने बताया था, इतिहास की सीरीज जो अभी हम चला रहे हैं। तो यूनानी रोमन लेखक के बाद हम कुछ चीनी लेखकों के बारे में बात करेंगे, अरबी लेखकों के बारे में बात करेंगे। जो भी आगे होगा उसको हम बताते जाते हैं, आप उसको ध्यान से देखते जाइए। सारे लेखकों के बारे में जानकारी दे पाएंगे उसमें कि क्या है, किन लेखकों ने क्या कहा। जिस प्रकार हमने पिछले वीडियो में बताया कि कौन किसके दरबार में आए थे, किन के साथ आए थे, वो सारी बातें फिर से हम यहाँ पर चीनी लेखक और अरबी लेखकों के बारे में बताएंगे। ध्यान से इसको देखिए, ठीक है। चलिए हम आज शुरू करते हैं। आज हम चीनी लेखकों के बारे में बात करते हैं। किन लेखकों के बारे में? चीनी लेखक। आज जो हम बात करेंगे वो है चीनी लेखक। चीनी लेखक कौन कौन है, मतलब जो चीन से आए थे वो लेखक कौन कौन है वो देखिए। सबसे पहला नाम आता है चीनी लेखकों में फाहियान भाई साहब का। किनका? फाहियान। नाम सुना होगा आप सभी ने, फाहियान। ये जो फाहियान हैं ये कैसे लेखक थे? तो मैंने बताया ये चीनी लेखक थे। कैसे लेखक थे? फाहियान चीनी लेखक थे। आप कह सकते हैं यह चीनी यात्री भी था, यह चीनी यात्री भी था। क्या था? चीनी यात्री भी था फाहियान। बहुत सारी बातें इसके बारे में बोली जाती है। किनके दरबार में आए थे? तो किनके दरबार में आए थे? ये आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। किनके दरबार में? चंद्रगुप्त। दूसरा सवाल, चंद्रगुप्त द्वितीय किस वंश के राजा थे? गुप्त वंश के। किस वंश के राजा थे? गुप्त वंश के राजा थे। अब बताइए, जो फाहियान साहब हैं इन्होंने जो वर्णन किया है ना अपने बुक में, वो वर्णन किया है मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में, संस्कृति के बारे में। किन के बारे में? मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में इन्होंने वर्णन किया है, के बारे में वर्णन किया है। ये फाहियान साहब ने किया था। सवाल यहीं पे आता है कि फाहियान किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। चंद्रगुप्त द्वितीय किस वंश के राजा थे? गुप्त वंश के राजा थे। किसका वर्णन किया है इन्होंने? मध्य प्रदेश का वर्णन किया है। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल। कहाँ पे है? भोपाल। राजधानी कहाँ पे इसकी? भोपाल। तो ये फाहियान के बारे में बात हो गई। और मध्य प्रदेश में जो बताया है, मध्य प्रदेश की जनता को इन्होंने सुखी बताया है एवं समृद्ध बताया है। क्या बताया है? सुखी बताया है और समृद्ध बताया है मध्य प्रदेश की जनता को फाहियान साहब ने। फाहियान कैसे लेखक थे? चीनी लेखक थे। आइए हम दूसरे लेखक के बारे में आपको हम बताते हैं। देखिए, दूसरे हैं संयुगन। कौन है? संयुगन। ये पूछा बहुत कम जाता है, लेकिन जब हम इतिहास पढ़ रहे हैं तो किसी भी पॉइंट को हम क्यों छोड़ें? ये सवाल है। जब हम इतिहास पढ़ रहे हैं तो किसी सवाल को नहीं छोड़ना है, ठीक है। यह आया कब था? यह 518 ईसा पूर्व में आया था। पूर्व में आया था। कब आया था? 518 ईसा पूर्व में ये आया था। ये ध्यान रखिएगा। इन्होंने 3 वर्ष की यात्रा की थी। कितनी? 3 वर्ष की यात्रा की। कितने वर्ष की? 3 वर्ष की यात्रा इन्होंने की थी। 3 वर्ष की यात्रा, ठीक है। संयुगन भाई साहब 518 ईस्वी में आए थे और इन्होंने 3 वर्ष की यात्रा की। और इसमें इस 3 वर्ष की यात्रा में इन्होंने किया क्या? तो बौद्ध धर्म की जो प्रतियां हैं, बौद्ध धर्म की प्रतियां, यानी बौद्ध धर्म की जो जानकारी है उनकी प्रतियां इन्होंने एकत्रित की। क्या की? प्रतियां इन्होंने एकत्रित की, ठीक। ये संयुगन भाई साहब ने किया थे और ये भी एक चीनी यात्री थे। चीनी यात्री कह लीजिए या आप इनको चीनी लेखक कह सकते हैं, ठीक है। ये चीनी यात्री और चीनी लेखक हैं संयुगन भाई साहब, जो 518 ईस्वी में हमारे यहाँ आए थे।
और इनसे जो है जानकारी मिलती है इतिहास के बारे में। अगला है हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण नाम, वो तो खैर आते ही आते हैं, उनकी तो खैर बात ही जुदा है। चलिए देखते हैं वो कौन है। वो कौन है, कुछ गैस करिए आप कि कौन हो सकते हैं वो है ह्वेनसांग। कौन है? ह्वेनसांग। ह्वेनसांग ये तो अपनी पैठ बनाए हुए हैं, एग्ज़ाम में आ जाएंगे। इनका तो आप समझ ही रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। पूछा पहला सवाल कि किन के दरबार में आए थे, किन के शासनकाल में आए थे, सारी बातें ठीक है। ये सवाल पूछा जाता है किन के शासनकाल में आए थे, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। हर्षवर्धन के शासनकाल में। किन के शासनकाल में आए थे ये? हर्षवर्धन के शासनकाल में ये यहाँ आए थे। और ये भी कैसे यात्री हैं? चीनी यात्री हैं या लेखक हैं। बात समझ में आई? किन के शासनकाल में? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में। ठीक है। 629 ईसा पूर्व, 629 ईसा पूर्व में इन्होंने यात्रा प्रारंभ की थी। क्या की थी? चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया था इन्होंने। चीन से भारत के लिए प्रस्थान, चीन से भारत के लिए प्रस्थान हुए। कब हुए? ये हुए 629 ईसा पूर्व में चीन से इन्हें भारत आने के लिए प्रस्थान किया। और लगभग जब इन्होंने 1 वर्ष की यात्रा कर ली तो सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा था। कहाँ पहुंचा था? जब इन्होंने 1 वर्ष की यात्रा पूरा कर ली, यानी ऐसे लिखिए आप, 1 वर्ष की यात्रा के बाद वो कहाँ पहुंचा? वो कपिसा पहुंचा। कहाँ पहुंचा? कपिसा। कपिसा पहुंचा। कपिसा पहुंचा। ये कपिसा कहाँ है? भारत में है। कहाँ है? भारत में। भारत का ये कहाँ पहुंचा? कपिसा पहुंचा। ये भारत में 15 वर्ष रहा था। कितना रहा था? 15 वर्ष रहा था ये भारत में। और इसके बाद ये चीन वापस लौट गया। 15 वर्ष इंडिया में रह गया और इसके बाद ये चीन लौट गया। और बिहार में जो नालंदा जो विश्वविद्यालय है उसमें अध्ययन किया था इन्होंने। और भारत से जो बौद्ध ग्रंथों को एकत्र किया था उनको ले जाने के लिए ये आया था चीन से आया था ये भारत को। वही बौद्ध धर्म का जो प्रति है नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आया था। और इसका जो भ्रमण वृत्तांत है, जो ये घुमा फिरा इधर उधर, उसके भ्रमण वृत्तांत को क्या कहते हैं? इसके भ्रमण वृत्तांत को हम बोलते हैं सीयूकी। क्या बोलते हैं? सीयूकी। क्या बोलते हैं? सीयूकी। इनके बारे में और जान लीजिए कि ये इन्होंने अध्ययन कहाँ किया? नालंदा विश्वविद्यालय। कहाँ किया? नालंदा विश्वविद्यालय में। ठीक है। नालंदा एक जिला है जो कि हमारे भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। नालंदा इतिहास के दृष्टिकोण से नालंदा में इन्होंने पढ़ाई की थी। और जो बौद्ध धर्म से संबंधित जो कुछ प्रतियां थी वो ले गए थे ह्वेनसांग जी 15 सालों बाद, जब चीन यात्रा करने के बाद चले गए। जब इन्होंने भारत की यात्रा कर ली चीन से आने के बाद, तो नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर ली, 15 वर्ष तक यहाँ पे रहा। उसके बाद जो बौद्ध धर्म की प्रतियां थी वो लेके वो चले गए। और इनका जो भ्रमण वृत्तांत है, ये भ्रमण वृत्तांत किस नाम से जाना जाता है? सीयूकी। इनका भ्रमण वृत्तांत यहाँ लिख देते हैं, भ्रमण वृत्तांत। भ्रमण वृत्तांत किस नाम से जाना जाता है? सीयूकी के नाम से। पूछा जाएगा क्वेश्चन आपसे कि सीयूकी जो भ्रमण वृत्तांत है वो किनका वृत्तांत है? तो ये ह्वेनसांग का वृत्तांत है। ठीक है। और इसमें 138 देशों का विवरण है। 138 देशों का विवरण है। क्या है? 138 देशों का विवरण है इस सीयूकी में, जो ह्वेनसांग की जो भ्रमण वृत्तांत है उसमें। ठीक है। इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं? इसमें देखिए, इसमें हर्षकाल के जो समाज थे उनके धर्म के बारे में और राजनीति के बारे में वर्णन किया है। और इसके अनुसार एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो सिंध का राजा था वो शूद्र था। कौन था? वो शूद्र था।
सवाल पूछ देगा। एक और चीज़ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जब ये नालंदा में पढ़ाई कर रहा था तो उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? तो उस समय कुलपति थे आचार्य शीलभद्र। कौन थे? आचार्य शीलभद्र उस समय यहाँ के कुलपति थे नालंदा विश्वविद्यालय के। बात समझ में आई? ये ह्वेनसांग के बारे में सारी बातें आपको मैंने बताई। अब आइए, अब आते हैं इत्सिंग की तरफ। एक अंतिम बचा रह गया है इत्सिंग। कौन है? इत्सिंग। पूछा नहीं जाता है ऐसे ये, लेकिन मैंने पहले भी आपको बताया कि जब हम इतिहास पढ़ रहे हैं तो किसी चीज़ को छोड़ना नहीं बनता है। ठीक है, यह कब आया था? यह 7वीं शताब्दी के अंत में आया था। कब आया था? 7वीं शताब्दी के अंत में ये आया था। 7वीं शताब्दी के अंत में ये आया था। और इसने भी अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है और अपने समय के भारत का वर्णन किया है। यानी कि जब ये आया तो उस समय इन्होंने किसका वर्णन किया? नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय। उसके बाद किसका वर्णन किया? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन किया है। और जब ये भारत आया था तो उस समय वर्णन किया है, यानी कह सकते हैं अपने समय के भारत का वर्णन, अपने समय के भारत का वर्णन किया है इत्सिंग भाई साहब ने। आया कब था? 7वीं शताब्दी के अंत में ये भारत आया था। तो ये आपके चीनी लेखक थे। ह्वेनसांग हो गए, इत्सिंग हो गए, संयुगन हो गए, ये सारे चीनी लेखक थे जिन्होंने अलग अलग तरीके से अपनी भारत की यात्रा की, अलग अलग चीज़ों को कलेक्ट किया यहाँ से और अपनी कुछ पुस्तकें लिखी और इतिहास के बारे में नई नई जानकारी दे करके वो लोग चले गए। हम लोग भी ऐसे जानते हैं कि ये वहाँ से आया था, वो यहाँ से आया था। तो इस तरह से इतिहास बनता है। जो चीज़ें बीत जाती है, जो याद रह जाने वाली चीज़ें हैं, वो इतिहास है। चलिए कुछ अरबी लेखकों के बारे में बात करते हैं। तो अरबी लेखक के बारे में अगर हम बात करें तो अल बरूनी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन है? अल बरूनी। अल बरूनी ये सारे काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, आप सभी इसको ध्यान रखिएगा। ये आया किसके साथ था? यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। किसके साथ आया था? महमूद गजनवी के साथ भारत आया था ये। और इसकी एक अरबी में लिखी गई इसकी किताब है किताब उल हिंद। क्या नाम है उनका? किताब उल हिंद, या उसको आप तहकीक ए हिंद, जिसको कि आप अगर हिंदी में बोलेंगे तो भारत की खोज होता है। और आज भी इस इतिहासकार के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है जिसमें राजपूत कालीन समाज और धर्म और रीति रिवाज और राजनीति के बारे में जो प्रकाश है वो डाला गया है। आइए हम आपको सारी चीज़ें इसमें हम बता देते हैं। ये किसके साथ आया था? महमूद गजनवी। किसके? महमूद गजनवी के साथ। क्या था? महमूद गजनवी के साथ ये भारत आया था। महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। किसके साथ आया था? महमूद गजनवी के साथ ये भारत आया था। इनकी किताब का नाम क्या है? किताब उल हिंद। क्या नाम है इनका? किताब उल हिंद इनकी किताब का नाम है, या इसको कह सकते हैं भारत की खोज। क्या कह सकते हैं? भारत की खोज, जो कि राइटर भैया कौन है? अल बरूनी। कौन है? अल बरूनी। किसकी चर्चा की गई है? राजपूत कालीन समाज की, धर्म की, रीति रिवाज की और राजनीति की जो चर्चा है उस पर उन्होंने ये प्रकाश डाला है किताब उल हिंद में, जो कि भारत की खोज पुस्तक है इनकी। तो ये कैसे लेखक थे? ये अरबी लेखक है। कौन से लेखक हैं ये? अरबी लेखक। ध्यान इतना रखिएगा कि महमूद गजनवी के साथ भारत कौन आया था? अल बरूनी। अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो महमूद गजनवी। किताब उल हिंद किसकी रचना है? तो अल बरूनी की है। भारत की खोज और किताब उल हिंद एक ही बात है, एक उर्दू में है, दूसरा हिंदी में है। तो ये अरबी लेखक हो गए। अब चलिए कुछ और जो अन्य लेखक हैं जिन्होंने थोड़े मोड़े कांड किए हैं उनके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं।
उसके बाद जब लेखक की समाप्ति हो जाएगी तब हम लोग इतिहास की ओर बढ़ेंगे पूरी तरीके से। प्रागैतिहासिक काल और भी जो जो काल हैं सारे काल को धीरे धीरे पढ़ेंगे। आज चलिए लेखक के बारे में आज के एपिसोड को हम समाप्त करवा देते हैं। चलिए, जो अन्य लेखक है वो कौन है? एक अन्य लेखक भी हैं तारानाथ। कौन है? तारानाथ। नाम सुने होंगे, जिन्होंने पढ़ी है उनको पता है तारानाथ। ये जो तारानाथ हैं यह एक तिब्बती लेखक था। पूछ देगा कि ये कैसा लेखक था, तो यह एक तिब्बती लेखक है। कौन सा लेखक है ये? तिब्बती लेखक, यानी तिब्बत का रहने वाला लेखक है, तिब्बती लेखक। अब दूसरा सवाल पूछेगा आपसे कि इसके जो ग्रंथ हैं उनके ग्रंथ का क्या नाम है? इनका जो ग्रंथ है वो है कंग्यूर। कौन सा ग्रंथ है? कंग्यूर। कंग्यूर एवं तंग्यूर। कंग्यूर एवं तंग्यूर, ये इनके बुक हैं। क्या है? बुक हैं। ये ग्रंथ है, समझिए, बुक कहिए, ग्रंथ कहिए। ये इनका है, किनका है? तारानाथ का। किनका है? तारानाथ का इनका ग्रंथ है। और इस ग्रंथ से भी भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? भारतीय इतिहास की जानकारी। ठीक है, याद आपको बस इतना रखना है कि कंग्यूर और तंग्यूर किनका ग्रंथ है? वो है तारानाथ का। किनका है? तारानाथ का। ये हो गए तारानाथ भाई साहब। एक और अति महत्वपूर्ण है, वो है आपके मार्को पोलो। उनका भी नाम काफ़ी विख्यात है, मार्को पोलो। चलिए मार्को पोलो के बारे में देखते हैं। हाँ, मार्को पोलो। मार्को पोलो, बहुत ही ये सारे विख्यात लोग हैं, मार्को पोलो। ठीक है, अब मार्को पोलो क्या बताते हैं देख लीजिए। मार्को पोलो यह 13वीं शताब्दी के अंत में आया था। ठीक है, यह 13वीं शताब्दी के अंत में आया था। कब आया था? यह 13वीं शताब्दी के अंत में आया था। कब आया था? 13वीं शताब्दी के अंत में ये आया था। ठीक है, और आया था तो क्यों आया था? ठीक है, कहाँ आया था? ये पांड्य देश की यात्रा पर आया था। पांड्य देश की यात्रा पर आया था। कहाँ आया था? पांड्य देश की यात्रा पर। कहाँ पर? पांड्य देश की यात्रा पर आया था। और इसका जो विवरण है वो पांड्य इतिहास के लिए उपयोगी है। ठीक है, इसका जो विवरण है इन्हीं के लिए उपयोगी है, पांड्य इतिहास के लिए। क्योंकि ये पांड्य देश की यात्रा पर आया था, तो जो इन्होंने विवरण दिया है वो पांड्य देश के बारे में दिया है, तो इतिहास की जानकारी भी यहाँ से मिल जाती है जो मार्को पोलो ने दे दी है। ध्यान रखिएगा। अब कुछ पुरातत्व संबंधी जो साक्ष्य हैं उससे मिलने जुलने के बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, चलिए पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। ठीक है, देखिए पुरातत्व संबंधी जो साक्ष्य हैं उनसे कौन कौन सी जानकारी मिलती है, चलिए दिखाते हैं कि क्या मिलती है। सबसे पहला अगर हम बात करें तो 1400 ईस्वी पूर्व के जो अभिलेख हैं, लिखिए आप 1400 ईस्वी पूर्व के अभिलेख। 1400 ईस्वी पूर्व के अभिलेख। 1400 ईस्वी पूर्व के जो अभिलेख हैं, बोगाज कोई, क्या है? बोगाज कोई। इससे वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम मिलते हैं। किनके मिलते हैं? इनका जो अभिलेख है, जो 1500 ईसा पूर्व का जो अभिलेख है, क्या नाम है इनका अभिलेख का? वो है बोगाज कोई। क्या नाम है? बोगाज कोई। क्या नाम है? बोगाज कोई। क्या नाम है इनका? बोगाज कोई। ये जो अभिलेख है इनसे किस बात की जानकारी मिलती है आपको? देखिए, जो वैदिक देवता है, कौन है? जो वैदिक देवता है, वैदिक देवता कौन कौन है? कौन कौन है आप लोग बताइए कि जो वैदिक देवता कौन कौन है? वरुण है, और कौन है? पूजा किनको जाता था उसमें? वरुण को।
इंद्र को पूजा जाता था, और इंद्र को, और कौन, वरुण हो गए, इंद्र हो गए, और कौन हो गए, नासत्य, कौन, नासत्य। ये जो देवता है इनकी जानकारी मिलती है बोगाज कोई अभिलेख से, ठीक है। तो यहाँ से ये बात याद रखिएगा कि इस अभिलेख से इस तरह की जानकारी मिलती है, वैदिक देवताओं के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बस थोड़ा सा याद रखना है। आपको दूसरा कहा जाए आपसे कि क्या है, देखिए मध्य भारत में जो भागवत धर्म विकसित हुआ था, मध्य भारत में, मान लीजिए मध्य भारत में क्या हुआ था, भागवत धर्म विकसित हुआ था। कौन सा धर्म, भागवत धर्म विकसित हुआ था, क्या हुआ था, भागवत धर्म विकसित हुआ था। जब मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित हुआ था तो इसका प्रमाण कहाँ से मिला था, तो जो यवन राजदूत थे, कौन थे, जो भागवत धर्म का प्रमाण है, जो यवन राजदूत कौन थे, जो यवन राजदूत कौन थे, यवन राजदूत, आप सबको किसी को अगर नाम याद है तो बताइए कि यवन जो राजदूत हैं उन राजदूत का क्या नाम था, हेलियोडोरस। क्या नाम था, हेलियोडोरस। जो यवन राजदूत थे हेलियोडोरस, कौन थे, हेलियोडोरस, कौन थे, हेलियोडोरस। जो यवन राजदूत थे हेलियोडोरस, तो इनका जो वेश नगर यानी विदिशा जो है, ठीक है, हेलियोडोरस के विदिशा, ठीक है, यहाँ से एक अभिलेख मिला था। कौन सा अभिलेख मिला था, गरुड़ स्तंभ अभिलेख। कौन सा लेख था, गरुड़ स्तंभ अभिलेख। ये गरुड़ स्तंभ अभिलेख से जानकारी मिलती है भागवत धर्म जब विकसित हुआ था मध्य भारत के समय में। तो याद रखिएगा उस समय यवन राजदूत कौन था, हेलियोडोरस था, ठीक है। तो ये सारी बातें आप याद रखिएगा इसके पॉइंट में कि जो पुरातत्व संबंधी जो जानकारी मिलती है इतिहास के बारे में वो कहाँ से मिलती है वो हम बता रहे हैं, ठीक है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक सवाल है कि भारतवर्ष क्या है, भारतवर्ष, इनकी जानकारी पूछा जाए आपसे कि सबसे पहले भारतवर्ष की जो जानकारी है वो किस अभिलेख में मिलती है, किस में, भारतवर्ष की सबसे पहली जानकारी मिलती है हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख से। कहाँ से मिलती है, हाथी गुम्फा अभिलेख से सर्वप्रथम हमें भारतवर्ष की जानकारी मिलती है। सब सवाल यही पूछेगा कि भारतवर्ष का उल्लेख किस अभिलेख से मिलता है, तो हाथी गुम्फा जो अभिलेख है वो है, ठीक। एक सहगोरा अभिलेख भी है, जो दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला जो अभिलेख है वो है सहगोरा अभिलेख, ठीक है। दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला, लिख लीजिए आप, याद रहेगा आपको, दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला, दुर्भिक्ष की जो जानकारी मिलती है वो किससे मिलती है, सहगोरा अभिलेख। कौन से अभिलेख से, सहगोरा अभिलेख से मिलती है दुर्भिक्ष की जानकारी। कहाँ से, सहगोरा अभिलेख से मिलती है दुर्भिक्ष की जानकारी। बात समझ में आई। सबसे पहले अगर पूछा जाए आपसे कि हुनों ने जो आक्रमण किया था, हुनों का जो आक्रमण हुआ था उसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो भीतरी स्तंभ लेख से। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए, हुनों की जो लड़ाई हुई थी, हुनों का आक्रमण, क्या, हुनों का आक्रमण, हुनों का आक्रमण, क्या, हुनों का जो आक्रमण हुआ था, इनकी जो जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है, कहाँ से मिलती है, भीतरी स्तंभ लेख से। कहाँ से, भीतरी स्तंभ लेख, कहाँ से, भीतरी स्तंभ लेख से। याद रखिएगा भारतवर्ष की जानकारी वो हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है, दुर्भिक्ष की जानकारी सहगोरा अभिलेख से मिलती है, और हुनों का जो आक्रमण है वो भीतरी स्तंभ लेख से मिलता है, ठीक। अगर पूछ दे आपसे कि सती प्रथा का जो पहला लिखित साक्ष्य है वो कहाँ से मिलता है, तो अगर पूछे कि सती प्रथा, क्या, सती प्रथा, अगर इनका उल्लेख सर्वप्रथम किस अभिलेख में है तो वो है एरन अभिलेख। कौन है, एरन अभिलेख। एरन अभिलेख में सबसे पहले सती प्रथा के बारे में जानकारी मिलती है कि सती प्रथा भी थी, एरन अभिलेख में मिलता है। और उसमें शासक एरन अभिलेख भानुगुप्त, कौन, भानुगुप्त, कौन थे, भानुगुप्त। याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण सती प्रथा, ठीक है। और अगर पूछ दिया जाए कि रेशम बुनकर जो है,
जो रेशम बुनकर होते थे उस समय, यानी रेशम बुनकर की जानकारी मैं यहाँ लिख देता हूँ। अगर रेशम बुनकर की जानकारी पूछ दे आपसे कि रेशम बुनकर की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है, तो ये मंदसौर अभिलेख है। कौन सा अभिलेख है? मंदसौर अभिलेख। कौन सा? मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख से जानकारी मिलती है रेशम बुनकरों के बारे में, ये सारी चीज़ें। और अगर आपसे पूछ दे कि अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो क्या बताएंगे आप? मैं बताएं, यहाँ लिख देता हूँ। अभिलेखों का अध्ययन क्या है? अभिलेखों का अध्ययन, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। क्या कहलाता है? एपिग्राफी। क्या कहलाता है? अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। क्या कहलाता है? एपिग्राफी अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है। अब देखिए सवाल है कि जो गड्ढा घर है, अगर पूछ दे आपसे गड्ढा घर, कौन सा? गड्ढा घर। गड्ढा घर का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? सवाल पूछेगा। गड्ढा घर जो है, जिसको कि आप गर्तावास बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसको हम गर्तावास भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गर्तावास। इसकी जो जानकारी है वो कहाँ से मिलती है? तो कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल जो है बुर्जहोम, यानी इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? बुर्जहोम से। कहाँ से मिलती है? बुर्जहोम। कहाँ से मिलती है? बुर्जहोम। गड्ढा घर का जो जानकारी है वो बुर्जहोम से मिलता है। कहाँ से मिलता है? बुर्जहोम से। ठीक है। और ये इसमें जो गड्ढा घर होता था ना, इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। क्या होती थी? उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। क्या होती थी? उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। गड्ढा घर का ये है। ठीक है। दूसरा, अगर सवाल पूछ दे कि जो पहले सिक्के चलते थे, प्राचीनतम सिक्के, प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता था? प्राचीनतम जो सिक्के हुआ करते थे, उन सिक्कों को हम क्या कहते हैं? प्राचीनतम सिक्कों को, उनको हम बोलते थे आहत सिक्के। कौन से सिक्के? आहत सिक्के। प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता था? आहत सिक्के। क्या कहा जाता था? प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था। और अगर पूछा जाए कि इसको साहित्य में क्या कहा जाता था, तो साहित्य में आहत सिक्कों को बोला जाता था कासारपन। क्या बोला जाता था? कासारपन। क्या कहा जाता था? कासारपन। ठीक है। आहत सिक्कों को साहित्य में क्या कहा जाता था? कासारपन कहा जाता था। जो आहत सिक्के थे, यानी प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था और साहित्य में आहत सिक्के को कासारपन कहा जाता था। ये याद रखिएगा। ठीक है। सबसे पहले पूछ दे कि सिक्कों पर, सबसे पहले अगर सिक्कों पर क्या कुछ कलाकृति दिखाया, कुछ लेख लिखा, तो सबसे पहले जो इस पर लेख लिखा था, सिक्कों पर लेख, क्या? सिक्कों पर लेख, तो यवन शासकों ने, किन शासकों ने शुरू किया था? तो याद रखिएगा, यवन शासकों ने। किसने? यवन शासकों ने सिक्कों पर सर्वप्रथम लेख लिखा था, यानी लिखने का कार्य किया था। क्या किया था? लेखन का कार्य। किसका? लेखन का कार्य किया था। ये ध्यान रखिएगा। किसने किया था? यवन शासकों ने सबसे पहले सिक्कों पर लेखन का कार्य किया था। और समुद्रगुप्त की बीना बजाती हुई जो मूर्ति है और उनकी मुद्रा वाली जो सिक्का है, तो समुद्रगुप्त क्या थे? देखिए, समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी थे। क्या थे? संगीत प्रेमी। ठीक है, संगीत प्रेमी। तो सिक्का जो था, उनके सिक्कों पर बीना बजाती हुई आकृति है। ठीक, इस तरह की आकृति छपी हुई है। तो ये प्रमाण देता है कि समुद्रगुप्त को संगीत से काफ़ी प्रेम था, संगीत प्रेमी थे वो। ठीक है। और आरिक मेडू अगर पूछ दे आपसे कि रोमन सिक्के, जैसे कि यहाँ लिख देता हूँ, रोमन सिक्के क्या है? रोमन सिक्के,
रोमन सिक्के ये रोमन सिक्के हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वो आरिकमेडू से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से हुए हैं? आरिकमेडू से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? आरिकमेडू से प्राप्त हुए हैं। और ये आरिकमेडू कहाँ है? ये है पुदुचेरी के निकट। पुदुचेरी के निकट। कहाँ पर? पुदुचेरी के निकट है ये आरिकमेडू, जगह का नाम है आरिकमेडू। और यहाँ से रोमन सिक्के मिले हैं। बात समझ में आई? यवन शासकों ने सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखा था, यानी सर्वप्रथम सिक्कों पर लेखन का कार्य किया था यवन शासकों ने। और संगीत प्रेमी का जो प्रमाण है वो मिलता है कि समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी थे और सिक्कों पर वीणा बजाती हुई आकृति बनी हुई है। इससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त क्या थे? संगीत प्रेमी थे। प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता था? आहत सिक्के। और आहत सिक्कों को साहित्य में क्या क्या कहा गया? कासारपन। ठीक है। और रोमन सिक्के का साक्ष्य कहाँ से मिला? आरिकमेडू से। और आरिकमेडू कहाँ है? पुदुचेरी के निकट है। गड्ढा घर का प्रमाण कहाँ से मिलता है? बुर्ज होम से। गड्ढा घर को हम लोग गारतावास भी कहते हैं। और इस गड्ढा घर में उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी होती थी। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई अभी आज की क्लास में। अगले क्लास में जो हम बताएंगे वो आपकी क्लास होगी अगले क्लास के लिए। अगला जो हमारा क्लास होगा वो होगा प्रागैतिहासिक काल। यहाँ से हम पढ़ना शुरू करेंगे। और यहाँ के बाद अब आपको आनंद ही आनंद आएगा कि क्या है इस प्रागैतिहासिक काल में। बहुत ही मज़ा आएगा आपको पढ़ने में, बहुत ही आनंद आएगा। आप सबको याद रह जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है। तो चलिए, मैंने आज की क्लास को यहाँ पर आपको सारी बातें बता दी आज की क्लास में। जो बची हुई क्लास है प्रागैतिहासिक काल को मैं कल पढ़ाऊँगा, कल की वीडियो में मैं उसको दूंगा। इसके बारे में जो अत्यधिक जानकारी, जो पहले वाली जानकारी है, वो जानकारी आप पहले वीडियो में जाके देख लीजिएगा। ठीक है। चलिए, बहुत बहुत आभार आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।